हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। सॉलिड स्टेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्टडी कर लेते हैं अबाउट दी सॉलिड स्टेट। आई एम श्योर आपको सॉलिड स्टेट के बारे में अच्छा आइडिया है। सो लेट्स गो थ्रू इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ वेरी ब्रीफ फॉर्म। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो first characteristic is solid have definite mass volume and shape। जब भी हम किसी solid की बात करते हैं तो उसका एक specific particular mass होता है, पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है एंड पर्टिकुलर शेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ये पेन है, इसका कुछ एक मास है, वॉल्यूम इट है एंड ऑल्सो इसका एक परफेक्ट शेप है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, देन जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होते हैं। इट मीन्स द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड आर सो टाइटली पैक्ड कि हमारा जो कंपाउंड होता है, सॉलिड जो कंपाउंड होता है, वो रिजिड स्टेट में हो जाता है। ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स की, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है एंड डिस्टेंस क्या है, कम है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे डू नॉट शो ट्रांजिशन मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन वो शो नहीं करते हैं। ट्रांसलेशन मोशन मतलब लीनियर मोशन। ठीक है, तो वो लीनियर मोशन शो नहीं करते, पार्टिकल लीनियरली मूव नहीं करते हैं। ठीक है, दे मूव एट देयर मीन पोजीशन। जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, दे मूव एट देयर मीन पोजीशन। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो क्या शो करते हैं, दे शो वाइब्रेशनल मोशन। तो सॉलिड के पार्टिकल वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं, दे मूव एट देयर मीन पोजीशन। एंड लास्ट, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत कम है, इस वजह से ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर इनकम्प्रेसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टोन लेंगे तो आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दैट इज सॉलिड। अगर आप आयरन का एक पीस लेते हैं उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो सॉलिड है। उनके बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जब स्पेस ही नहीं है तो आप उनको कंप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द type of solids, then there are basically two type of solid, amorphous and crystalline। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन की। तो जो क्रिस्टलाइन है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इन दिस पार्टिकल हैव रेगुलर अरेंजमेंट। जो पार्टिकल है उनका एक सर्टन अरेंजमेंट होता है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और क्योंकि इनका अरेंजमेंट फिक्स है, सर्टन है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, शार्प, एकदम परफेक्ट। अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो रहा है तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट होगा। ऐसा नहीं कि कभी वो 95 पे हो रहा है, कभी 92 पे हो रहा है, नो। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है। नाउ जो पार्टिकल्स हैं जो सॉलिड बना रहे हैं, इफ द पार्टिकल हैव डिफरेंट अरेंजमेंट, तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल बनाते हैं। नाउ दीज फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स। ठीक है, इनको पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी कहा जाता है। सो व्हाट डज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म मीन्स, it means different arrangement of the molecule of solid tends to the formation of different crystalline forms, and these forms are called polymorphic forms. Okay, now let's see about the amorphous सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जो है बिल्कुल ऑपोजिट है क्रिस्टलाइन का। तो जो एमोर्फस होता है वो क्या होता है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर इरेगुलरली अरेंज्ड। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, कोई सर्टन अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, और इनकी अगर हम बात करते हैं तो जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, उसके बाद में इरेगुलर हो जाते हैं, फिर वापस से कुछ रेगुलर अरेंज्ड होते हैं। तो जिस पोर्शन पे वो रेगुलरली अरेंज्ड है पार्टिकल, जिस पोर्शन में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइट्स।
ठीक है। द पोर्शन विच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइज। इन अ होल हम देखेंगे तो कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बट इसमें कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइज। देयरफॉर वी कैन से दैट एमोर्फस सॉलिड हैव क्रिस्टलाइज। ठीक है, तो इन पोर्शन जहाँ पे पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइज। नाउ बिकॉज इनका जो अरेंजमेंट है, हम जिस डायरेक्शन से देखेंगे तो हमें अलग अलग अरेंजमेंट मिलता है पार्टिकल्स की। ठीक है, अगर हम अलग अलग एक्सेस से देखेंगे तो हमें अलग अलग अरेंजमेंट मिलेगा, क्योंकि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, इस वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है, इट डज नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। Now these particles flow very slowly, they flow very slowly। इसके लिए इनको हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड या सूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। तो एमोर्फस को हम क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड और सूडो सॉलिड्स भी हम इसे कहते हैं। नाउ आप एमोर्फस से क्रिस्टलाइन बना सकते हैं, क्रिस्टलाइन से एमोर्फस भी बना सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास में कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, कोई भी आपके पास में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसको आप पहले तो क्या कर दीजिए, मेल्ट। जैसे ही मेल्ट होता है तो आप इसको एकदम रैपिडली आप इसको क्या कर दीजिए, सॉलिडिफाई कर दीजिए, इसको ठंडा कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट होता है आप इसको क्या कर दीजिए, कूल कर दीजिए। अगर आपने मेल्ट करते ही इसको एकदम से कूल कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एमोर्फस फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास में एमोर्फस सॉलिड है, उसको अगर आप स्लोली हीट करते हैं, इफ़ यू हीट वेरी स्लोली, अगर इसको आपको स्लोली हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन को तो आपको मेल्ट करना और रैपिडली उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है। इस केस में जो सॉलिड मिलेगा वो आपको एमोर्फस मिलेगा। अगर एमोर्फस से आपको क्रिस्टलाइन बनाना है तो आप इस एमोर्फस को स्लोली हीट करेंगे, तब जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। Now let us study about the crystalline solid types. So in this first type is ionic solid, second one is covalent solid, third one is molecular and the last one is metallic solid. अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं आयनिक सॉलिड, तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइंस टुगेदर, नंबर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइंस टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे विल फॉर्म आयनिक सॉलिड। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की, देन इन दिस न्यूट्रल एटम्स, neutral atom, it means atom must not have any charges on them. So neutral atoms combine together by sharing the pair of electrons. It means neutral atom combine together by covalent bond in order to form covalent solid. Again, if we talk about the third type, then in that molecules, now these molecules may be polar or they may be non-polar. पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स, दे कंबाइन टुगेदर बाय वीक पोलर बॉन्ड्स और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आई रिपीट, मॉलिक्यूल्स जो पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, दे कंबाइन with the help of weak polar forces, van der Waals forces or hydrogen bond in order to form molecular solid. If we talk about the metallic solid, then in that positive ion which is known as kernel, that will be attracted by electrons by electrostatic force of attraction. ठीक है, तो क्या बनाएगा वो, मेटेलिक सॉलिड बनाएगा। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें बता रहा है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दीज आर द अट्रैक्शन फोर्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पार्टिकल्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आयनिक सॉलिड, तो ये काफ़ी हार्ड होते हैं और ब्रिटल भी होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट बिकॉज इनमें क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट दी मेटेलिक सॉलिड्स, देन दे मे बी हार्ड और दे मे बी सॉलिड। इफ यू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, तो जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, दैट इज अराउंड 1500 केल्विन। ओके,
एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कोवेलेंट सॉलिड तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, इट्स वेरी हाई, अराउंड 4000 केल्विन। मॉलिक्यूलर सॉलिड बिकॉज इनमें वीक फोर्सेस है इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, हमें कम एनर्जी चाहिए इनको ब्रेक करने के लिए। एंड अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करते हैं तो इनके अंदर ज़्यादा भी हो सकता है और कम मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। अगर सब्सटेंस हार्ड है, मेटेलिक सॉलिड हार्ड है, देन मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई, एंड इफ इट्स सॉलिड if it's soft then melting point will be low. Now if we talk about the conductance, then ionic solids, covalent solids and molecular solids, these all are the bad conductor of electricity. Okay, it means you can also use them in the form of insulator. but आपको ध्यान ये देना है कि जब हम ionic solids की बात करते हैं तो ये solid state में तो bad conductor है, ठीक है, लेकिन अगर ये लिक्विड या फिर मॉल्टन स्टेट में, अगर वो लिक्विड दैट इज इन सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में हो या मॉल्टन फॉर्म में हो, देन दे आर गुड कंडक्टर, तब वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है बैड कंडक्टर है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि ग्रेफाइट जो काफ़ी अच्छा कंडक्टर है, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। Molecular solids are again bad conductor, they can be used as an insulator, but if we talk about the मेटेलिक सॉलिड तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। अब ये गुड कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कर्नल्स जो होते हैं ये तो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, अपनी पोजीशन पे इंटैक्ट रहते हैं, बट वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं इट मीन्स दे कैन मूव, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, दैट्स वाई ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें सॉलिड आयनिक सॉलिड की तो एग्जाम्पल्स आर NaCl, MgO, KCl, ZnS, copper sulfate .5H2O, KNO3, these all are the example of ionic solid. कोवेलेंट के अंदर जिनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन के सोर्सेज लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, SiC, क्वार्ट्ज, SiO2, बोरोन, नाइट्राइड, Bn, these all are the example of covalent solid. अगर हम मॉलिक्यूलर की बात करें जिसमें वीक फोर्सेस होते हैं, देन आइस, सॉलिड CO2, सल्फर दैट इज S8, ग्लूकोज, नेफ्थलीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मेटेलिक की बात करते हैं देन इन दिस ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन S and D block आर द all the metals which are present in D and S block are the metallic solid, and few P block elements are also considered as a metallic solid. Basically इनके अंदर सारे आयनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, इनके अंदर जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मॉलिक्यूल के अंदर जो भी हम वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस स्टडी करे हैं हमने 11th में, जैसे कि डिस्पर्जन फोर्स, डायपोल इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिस्पर्जन फोर्स तो आर्गन में होता है डिस्पर्जन फोर्स। इफ़ यू टॉक अबाउट द डायपोल इंटरेक्शन देन HCl के मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है डायपोल इंटरेक्शन। इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोजन बॉन्ड देन आइस के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये सब जो सॉलिड्स जिनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द मेटेलिक देन ऑल द मेटल्स आर इंक्लूडेड इन मेटेलिक सॉलिड। सो नाउ लेट्स सी अबाउट दी स्पेस लैटिस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, बच्चों उसको समझना होगा। स्पेस लैटिस का मतलब होता है एन एरे ऑफ पॉइंट शोइंग हाउ मॉलिक्यूल, एटम और आयन आर अरेंज्ड इन डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशन स्पेस। मतलब जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है या फिर जो आयन्स है किस तरीके से 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज्ड है। किसी भी सॉलिड के अंदर जो एटम्स, मॉलिक्यूल या फिर जो आयन्स है किस तरीके से 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज्ड है उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है स्पेस लैटिस का। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स आपको
विजिबल होंगे, ये क्या है, सारे पार्टिकल्स हैं जो क्या है 3 डायमेंशन में अरेंज्ड है। तो इन्होंने मिलके क्या बनाया है, एक स्पेस लैटिस। अगर इस स्पेस लैटिस में से मैं एक स्मॉलेस्ट पोर्शन को बाहर निकाल दूं तो हमें यहाँ पे ये पोर्शन मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है इट इज स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसके रिपीटेशन से क्या होता है, पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो वी कैन से दैट यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द स्पेस लैटिस। सो नाउ लेट्स सी अबाउट द unit cell. Unit cell is the smallest repeating unit in the space lattice which we have already discussed, which repeat over and over again. ये बार बार रिपीट होता है इसके अंदर। ठीक है, ये जो यूनिट सेल है इसके अंदर बार बार रिपीट होता है, फाइनली क्या करता है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि एक हाउस बनाने के लिए ब्रिक की रिक्वायरमेंट होती है, दैट ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। इन द सेम वे क्रिस्टल को बनाने के लिए सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो यूनिट सेल है। यूनिट सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं टुगेदर एंड मेक अ स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस कैसे बनता है, स्पेस लैटिस जो है वो पार्टिकल्स से बनता है। सो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे एंड दे विल फॉर्म अ स्पेस लैटिस। ठीक है, और स्पेस लैटिस के अंदर फिर हमें क्या मिलता है, यूनिट सेल्स मिलते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट पार्टिकल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, यूनिट सेल। यूनिट सेल कंबाइन होके क्या बनाता है, स्पेस लैटिस। सिंपल। नाउ अगर हम इस यूनिट सेल की बात करते हो तो हम इसमें एक इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये एक्सिस ले लिया है x, दिस इज दी z एंड दिस इज दी y। सो दिस इज x, y एंड z एक्सिस। ठीक है, इन एक्सिस के अलोंग जो एंगल होते हैं, इन एंगल्स के बेसिस पे प्लस हम जो ये लेंथ ले रहे हैं, सपोज x एक्सिस की लेंथ क्या है, y की लेंथ क्या है और z की लेंथ क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस एंड एंगल बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, अगर हम एंगल की बात करते हैं बिटवीन द एक्सिस, लेंथ एंड एंगल के बेसिस पे हमने इस सिस्टम को टोटली डिवाइड किया गया है इनटू 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड द एंगल वी हैव कैटेगराइज दिस पर्टिकुलर crystals into 7 systems. So now let's see about these 7 crystal systems. In this, the first system is cubic, second one is tetragonal, third one is orthorhombic, then hexagonal, trigonal, which is also called as rhombohedral, then monoclinic, and last one is triclinic. तो बच्चों अगर हम बात करते हैं क्यूबिकल की, तो इसके अंदर तीनों एक्सिस इक्वल है, दैट इज A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। जो तीनों एक्सिस हैं, तीनों जो एड्ज की लेंथ है वो इक्वल होती है, और जो एंगल्स हैं वो इन दिस अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर है। और किसके बराबर है, 90 डिग्री एंगल के बराबर है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द टेट्रागोनल, देन इसमें दो जो लेंथ है, दो एड्ज की लेंथ वो बराबर है, दैट इज A एंड B आर इक्वल बट दीज आर नॉट इक्वल्स टू C। इट मीन्स 2 इक्वल है एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो तीनों ही एंगल जो हैं वो बराबर हैं और 90 डिग्री हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑर्थोरोम्बिक, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर तीनों की तीनों जो एड्ज की लेंथ है वो अनइक्वल है, आपस में बराबर नहीं है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द एंगल, देन अगेन जैसे हमने पहले देखा, अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल एंड दैट ऑल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उसमें अल्फा और जो बीटा है वो इक्वल है, लेकिन इट्स नॉट इक्वल्स टू थर्ड वन, जैसे कि हमने पहले केस में देखा था टेट्रागोनल। इन द सेम वे ए और बी जो है वो तो इक्वल हैं, लेकिन जो थर्ड लेंथ है वो इक्वल नहीं है। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं एक्चुअल एंगल की, तो उस केस में अल्फा और बीटा इक्वल है, वो भी 90 डिग्री के, लेकिन गामा अल्फा बीटा की इक्वल नहीं है, क्योंकि गामा जो है वो 120 डिग्री एंगल के बराबर है। अब हम बात करते हैं टेट्रागोनल या फिर रोम्बोहेड्रल की, तो इसमें तीनों ही लेंथ जो है, एड्ज जो है वो बराबर है, A B C ऑल आर इक्वल। और अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो एंगल भी तीनों बराबर, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू गामा, लेकिन वो 90 डिग्री के बराबर
नहीं है, दैट आर नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल। नाउ द सिक्स्थ वन इज मोनोक्लिनिक। इसके अंदर तीनों ही एज अनइक्वल है, बराबर नहीं है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एंगल, देन अल्फा एंड गामा आर इक्वल एंड these both are equals to 90 डिग्री। बट इफ यू टॉक अबाउट द बीटा, देन बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब अल्फा और गामा जो है वो बीटा के बराबर नहीं है, और अल्फा गामा 90 डिग्री एंगल के बराबर हैं। the next one and the last one is ट्राइक्लिनिक, जिसमें अल्फा बीटा गामा तीनों ही इक्वल नहीं है। और अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, तो तीनों ही एंगल आपस में बराबर नहीं है, और प्लस वो 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है। इट मीन्स जो एंगल होगा वो अदर देन 90 डिग्री एंगल होगा, और तीनों के ही बीच में अलग अलग एंगल होगा। एंड हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स। अब बच्चों आपको इसको इसी तरीके से याद करना है पूरा, बिकॉज इस पे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाएगा कि ऑर्थोरोम्बिक में एज लेंथ क्या है या फिर एंगल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर एग्जांपल दे दिया और पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा क्रिस्टलाइन सिस्टम है और उसमें एज लेंथ एंड एंगल्स क्या है। सो अमंग ऑल दीज अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, तो वो हम देखेंगे ट्राइक्लिनिक सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इसमें लेंथ भी सारी डिफरेंट है और एंगल भी सारे क्या है, डिफरेंट है। तो ये सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल सिस्टम है। अब बच्चों इस जब हम कोर्स में बात करते हैं तो उस कोर्स में हम ज़्यादा स्टडी करेंगे क्यूबिक सिस्टम के बारे में। अब इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम इसके अंदर, इन सब सिस्टम्स के अंदर यूनिट सेल्स के बारे में भी देख लेते हैं कि हर सिस्टम के अंदर कितने यूनिट सेल्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो आपके पास 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल है, प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर में जब हम यूनिट सेल को देखते हैं तो उसके हर एक कॉर्नर पर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप्स, ठीक है। अगर हम फेस सेंटर की बात करते हैं तो फेस सेंटर का मतलब क्या होता है, हर एक कॉर्नर पे तो है ही, जैसे यहाँ पे कॉर्नर्स पे थे प्रिमिटिव, वैसे फेस सेंटर में कॉर्नर्स पे तो होंगे। लेकिन अगर हम सेंटर की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए कि क्यूबिकल हमारे पास में, तो एक यहाँ पे एटम होगा, एक इस तरफ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, और प्लस 2 इन साइड्स पे भी हमारे पास में पार्टिकल्स होंगे। तो फेस सेंटर में आपको कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स मिलेंगे ही, प्लस हर एक फेस पे भी आपको क्या मिलेंगे, पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करते हैं तो अगेन कॉर्नर्स पे तो हमें मिलेंगे ही पार्टिकल्स, बट एक जो हमारी पूरी यूनिट सेल उसके सेंटर पे भी आपको एक पार्टिकल मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे बॉडी सेंटर। एंड सेंटर मतलब कॉर्नर्स पे तो है ही, उसके अलावा किसी भी एक फेस पे आपके पास में पार्टिकल हो सकता है, उसको हम बोलते हैं एंड सेंटर। तो देख लीजिए, अगर हम क्यूबिकल की बात करते हैं तो उसमें प्रिमिटिव भी होता है अरेंजमेंट, बॉडी का भी होता है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर भी होता है, ठीक है। अगर टेट्रागोनल की बात करें तो उसमें प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर भी होता है। ऑर्थोगोनल में चारों होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ऑर्थो कौन सा ऐसा है हमारे पास में लैटिस सिस्टम जिसमें चारों के चारों यूनिट सेल्स हैं, तो वो है ऑर्थोरॉम्बिक। और सबसे ज़्यादा इरेगुलर कौन सा है, तो ट्राइक्लिनिक, ठीक है। उसके अलावा देखें हम हेक्सागोनल, ट्राइगोनल एंड ट्राइक्लिनिक, तो इन तीनों के अंदर क्या होता है, ओनली प्रिमिटिव होते हैं। मोनोक्लिनिक के अंदर प्रिमिटिव भी होता है और एंड सेंटर भी होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की इन द यूनिट सेल, उसके बेसिस पे हमने इनको भी यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में क्या अरेंजमेंट है पार्टिकल का इन दी यूनिट सेल्स। इंक्लूड दैट प्रिमिटिव में हर कॉर्नर पे आपके पास पार्टिकल्स होंगे, फेस सेंटर पे कॉर्नर प्लस हर एक फेस पे भी पार्टिकल्स होंगे, बॉडी सेंटर में कॉर्नर्स प्लस सेंटर में होगा, एंड सेंटर में कॉर्नर्स प्लस 2 टर्मिनल, कोई भी 2 टर्मिनल्स हो सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इस तरीके से उन पे भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। Now let's calculate the numbers of particles. हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल को कैलकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, हम उसकी स्टडी अब करने वाले हैं। तो देखिए, इसको स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पार्टिकल का कितना कंट्रीब्यूशन होगा उस यूनिट सेल के अंदर। तो देखिए अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है, कोई अगर पार्टिकल कॉर्नर पे है, जैसे कि ये कॉर्नर पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन जो होगा यूनिट सेल के अंदर वो होगा 1/8, ठीक है। अगर एज पे है तो होगा 1/4। एज मतलब इस जगह पे अगर कोई पार्टिकल, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एज पे पार्टिकल है तो वो हो जाएगा 1/4। अगर फेस इन द सेंस जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं वॉल के सेंटर पे, अगर सेंटर पे आपको कहीं दिखता है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा 1/2। अगर बॉडी सेंटर पे है मतलब बॉडी के यहाँ बीचों बीच है तो ये पूरा पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल कितना होगा 1। तो अब हम देखते हैं सिंपल यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले जब हम सिंपल यूनिट सेल की बात करते हैं तो हम प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं, उसको प्रिमिटिव भी कहा जाता है। तो प्रिमिटिव में आप देख लीजिए क्या है, 8 कॉर्नर्स और 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है। तो हमने लिख दिया है 8 कॉर्नर्स के 8 पार्टिकल्स, और हर एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि वो कॉर्नर पे है तो 1/8, तो इंटू 1/8 कर देंगे तो टोटल कितने आइटम्स हो जाएंगे पर यूनिट हमारे पास में है, पर यूनिट सेल 1 पार्टिकल है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की, जिसको हम BCC भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, 8 पार्टिकल्स तो कॉर्नर्स पे हैं प्लस सेंटर में 1 है, तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पे, तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि हर एक कॉर्नर का पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8, प्लस सेंटर वाले को हम कितना कंट्रीब्यूशन लेते हैं उसका 1, तो 1/8 इंटू 8 प्लस 1, तो टोटल कितने आइटम्स हो जाएंगे पर यूनिट सेल 2 आइटम्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक की। तो फेस सेंटर में क्या होता है, कॉर्नर्स पे 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स है, तो 8 इंटू 1/8, क्योंकि 8 पार्टिकल में हर एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8 का, ठीक है। प्लस कितने फेजेस हैं हम जानते हैं 1 2 3 4 और आगे पीछे 5 6, तो 6 फेजेस है, और हर फेज पे पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है हाफ। हमने देखा है फेज पे कितना कंट्रीब्यूट करता है हाफ। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स मिलेंगे 4। अब हम बात करते हैं एंड सेंटर क्यूबिक की। एंड सेंटर में हमने क्या देखा था, जितने भी 8 कॉर्नर्स है उन पे पार्टिकल्स तो है, प्लस 2 फेजेस ऑपोजिट फेजेस पे भी पार्टिकल्स होते हैं, तो 8 पार्टिकल्स फॉर द कॉर्नर, हर एक पार्टिकल कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 प्लस 2 फेजेस, और फेस पे कितना कंट्रीब्यूट करता है हाफ, तो इनटू हाफ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, यू विल गेट 2 पार्टिकल्स और 2 एटम पर यूनिट सेल। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जब आपके पास सिंपल या फिर क्यूबिक यूनिट सेल है तो आप टोटल एटम कितने होंगे उस यूनिट सेल में 1। अगर BCC है तो यू विल गेट 2 एटम पर यूनिट सेल, इफ FCC है यू विल गेट 4 एटम पर यूनिट सेल, एंड अगर सेंटर क्यूबिक है दैट ECC है तो यू विल गेट 2 एटम पर यूनिट सेल। सो आपको पर यूनिट सेल कितने एटम्स होते हैं पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपको वो पता होना चाहिए, यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए।